हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 150 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है, तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहाँ से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और कुछ छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। महोदय, उस जमाने में रेलवे कर्मचारियों को भड़का करके हड़ताल करना और फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसके कारण बंगाल के पीड़ित लोगों की सहायता न की जा सकी, उचित कार्य था, लेकिन यह कार्य मेरे घर के भाइयों ने किया था। मेरा कहना है कि केवल उपदेश से काम नहीं चलता है। जब ऐसे प्रश्न आए तो उपदेशनात्मक भाषाओं में ही फंस कर न रहा जाए, बल्कि आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल देश हित को ध्यान में रखते हुए संजीदगी से विचार करें और उन सबका हल तलाश करें। आज श्री वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पर कुछ हस्तक्षेप किए। वे बड़े गुस्से में थे और इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन खो दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास से बड़ी बड़ी सभाएं की जाए। मैं वाजपेयी जी का गुस्सा और उनका असंतुलित होना समझ सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों के बीच अपने भाषणों में जनमानस को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की, मूलभूत प्रश्नों को देश के सामने रखने की कोशिश नहीं की और आज जो राष्ट्रीय दिक्कतें और परेशानियां हैं उन पर जनता को शिक्षित करने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव भाषणों में देश के अंदर जो शक्तियां राष्ट्रीय एकता को भंग कर रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर संकीर्णता की भावना पैदा कर रही है, जनता को उनसे सजग किया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अनुभव किया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के समस्त हिंदी बोलने वाले इलाकों में जनसंघ संकीर्णता की भावना का प्रचार कर रहा है। जिस प्रकार से जनसंघ सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, राष्ट्रीय शक्तियों को तोड़ने की नीति चला रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल, राष्ट्रीय नीतियाँ और राष्ट्रीय एकता खतरे में है।
इसीलिए प्रधानमंत्री ने जनसंघ के ऊपर इस बात का प्रहार किया था कि वह सांप्रदायिक शक्ति है और उससे जनता को सावधान हो जाना चाहिए। आज जो वाजपेयी जी का गुस्सा है उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, एक सुनहरा सपना, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, बिहार में अपनी पार्टी को बहुमत प्राप्त कराने का। स्टॉप। तो ये डिक्टेशन आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।